नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें ब्रिटिश शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी भू राजस्व। ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था 1772 ईस्वी में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया तथा इजारेदारी, ठेकेदारी, खेती, फार्मिंग, जमींदारी प्रथा प्रारंभ की। इसमें भू राजस्व वसूली का कार्य सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेके पर दिया जाता था। वार्षिक की बजाय 5 वर्ष किसानों का शोषण बढ़ा। क्लाइव कॉर्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग्स की भू राजस्व नीति के बारे में कहा है कि बंगाल का 1/3 भाग जंगल में बदल गया। इस भूमि में वंचर ही रहते थे। स्थायी बंदोबस्त का सर्वप्रथम विचार फिलिप फ्रांसिस ने दिया था, जिसका वारेन हेस्टिंग्स ने विरोध किया था। जॉन सोर ने जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने पर बल दिया, जबकि जेम्स ग्रांट जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने के विरुद्ध था। वस्तुतः जॉन सोर स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। जॉन सोर ये व्यवस्था 10 वर्ष तक के लिए चाहता था, परंतु कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के पक्षधर था। बता दें कि कॉर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश काल में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां प्रचलित थी। स्थायी बंदोबस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। फलस्वरूप 1765 से 1790 ईस्वी तक बंगाल में अंग्रेजों द्वारा लगान का जो बंदोबस्त किया गया, उसके अंतर्गत बंगाल प्रांत के विभिन्न प्रदेशों का भूमि कर वसूल करने का अधिकार ठेके पर दे दिया जाता था। इन ठेकेदारों या जमींदारों द्वारा किसानों का जो आर्थिक शोषण किया जाता था, उसके फलस्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी और धीरे धीरे बहुत से किसानों ने कृषि कार्य करना बंद कर दिया था। स्वयं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में ये कहा था कि ठेकेदारों द्वारा जो किसानों का आर्थिक शोषण किया जाता है, उसके फलस्वरूप बंगाल प्रांत की 1/3 भूमि जंगलों में परिवर्तित हो गई। अतः COD यानी कि कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसी उद्देश्य से गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया कि वे बंगाल में भू राजस्व की उचित व्यवस्था लागू करेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की, उसे स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। जमींदार 11% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखता था तथा 10/11 भाग यानी 89% भाग कंपनी के पास रखता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जमींदार की मृत्यु के उपरांत उसकी भूमि उसके उत्तराधिकारियों में चल संपत्ति में विभाजित होगी। 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया गया। इसके तहत ये घोषित किया गया कि निर्धारित तिथि तक सूर्यास्त के समय तक सरकार को लगान नहीं दिया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उत्तरी कर्नाटक प्रांतों में लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश प्रांतों में 19% भाग में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। यह बंदोबस्त प्रारंभ में 1790 में 10 साल के लिए लागू किया था। 1793 में किंतु जब इसे COD की स्वीकृति प्राप्त हो गई, तब इसे स्थायी रूप से लागू किया गया। इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने में जिन ब्रिटिश अधिकारियों ने कॉर्नवालिस की मदद की थी, उनमें सर जॉन सोर व जेम्स ग्रांट प्रमुख थे। स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख बातें: भूमि का मालिक किसानों को न मानकर जमींदारों को माना गया। जमींदारों के साथ ही लगान का बंदोबस्त किया गया। कॉर्नवालिस के 2 सहायक थे, एक जेम्स ग्रांट भूमि का स्थायी किसान को मानने के लिए कहा। जॉन सोर भूमि का स्वामी जमींदार, यही मान्य हुई। जब तक
जमींदार नियमित रूप से कंपनी को भूमि कर देते रहेंगे, उन्हें भूमि के महत्व से वंचित नहीं किया जाएगा। जमींदारों को अपनी भूमि को बेचने अथवा गिरवी रखने का अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया। जमींदारों द्वारा 1790 में कंपनी को जो भूमि कर किया गया था, उतना ही भूमि कर वे भविष्य में कंपनी को देते रहेंगे और उसे कंपनी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा राममोहन राय ने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था। ये इंडिया का मैप है, उसमें स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लगा था वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में लगा हुआ था, बिहार में था, उड़ीसा में था, यूपी बनारस में था, उत्तरी कर्नाटक में था। इस व्यवस्था के बहुत सारे लाभ भी हुए हैं तो बहुत सारे दोष भी थे। फिर रेतबाड़ी व्यवस्था। रेतबाड़ी पद्धति भी अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई एक महत्वपूर्ण भू राजस्व पद्धति थी, जिसकी मुख्य बातें निम्न थी। रेतबाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का वास्तविक मालिक पंजीकृत किसानों को माना गया था, जबकि उधर स्थायी बंदोबस्त में ठेकेदारों को माना गया था, किसानों को माना गया और उन्हीं के साथ भूमि कर का निर्धारण किया गया। जब तक किसान नियमित रूप से सरकार को भूमि कर देते रहेंगे और उन्हें भूमि के स्वामित्व से वंचित नहीं किया जाएगा। नंबर 3 है, किसानों को अपनी जमीन बेचने और गिरवी रखने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। नंबर 4 है, यह पद्धति अपनी सर्वप्रथम मद्रास और बम्बई 2 प्रांतों में लागू की गई। नोट, रेतबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो व थॉमस रीड को माना जाता है। मद्रास प्रांत। ब्रिटिश काल में रेतबाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में बारामहिल मद्रास जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया, किंतु बाद में थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास प्रांत का गवर्नर के पद पर नियुक्त था। उसने 1820 में समस्त मद्रास प्रांत में लागू कर दिया गया और उसने भूमि कर की दर कुल उपज का 1/3 भाग रखी और यह बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए किया गया। बम्बई प्रांत। बम्बई प्रांत में एल्फिंस्टन 1819 से 1827 तक गवर्नर रहा। उसके समय में प्रिंगल 1824 से 1828 तक बम्बई प्रांत में मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने प्रिंगल के द्वारा बम्बई में रेतबाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया, किंतु प्रिंगले द्वारा लागू किए गए बंदोबस्त में अनेक दोष विद्यमान थे, क्योंकि उसने भूमिकर की दर कुल उपज का 55% लागू की थी। प्रिंगले के द्वारा किसानों को भूमि के नाप के आंकड़े और उनकी उपज के जो आंकड़े लिखे गए वे काफ़ी दोषपूर्ण थे। इन सब के फलस्वरूप बम्बई प्रांत में किसानों की आर्थिक दशा काफ़ी शोचनीय हो गई। इन दोषों का बाद में निवारण विग्नेट के द्वारा करने का प्रयास किया गया था। विग्नेट 1835 से 1847 तक बम्बई प्रांत का मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी था और गोल्ड स्मिथ उसका सहायक था। इन दोनों ने मिलकर नए सिरे से भूमि के माप करवाए और नए सिरे से उपज के आंकड़े मालूम किए गए, किंतु फिर भी विद्रोह पूरी तरह से इन दोषों का निवारण नहीं कर सका। फिर भी विग्नेट पूरी तरह से इन दोषों का निवारण नहीं कर सका। रैयत बंदोबस्त। भारत में अंग्रेजों के अधिकार में जो प्रदेश थे, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग कर्नाटक के हिस्से थे, उसके 51% भाग में लागू किए गए थे, किंतु रैयत बंदोबस्त के फलस्वरूप किसान की आर्थिक दशा उतनी ही दयनीय थी जितनी की स्थायी बंदोबस्त के समय थी, क्योंकि रैयत बंदोबस्त में भी भूमि कर की मात्रा बहुत अधिक थी। अकाल या प्राकृतिक विपदा के दौरान अंग्रेजों द्वारा किसानों को लगान में कोई माफी नहीं दी गई थी। ये मैप से मालूम पड़ता है कि ये कहाँ कहाँ भारत में लागू की गई थी। नंबर 1 है, मद्रास में बारामहिल जिले में लागू की गई थी। फिर कुर्ग कर्नाटक, बम्बई में लागू की गई थी। फिर असम में भी लागू की गई थी, पूर्वी बंगाल में लागू की थी और कुर्ग कर्नाटक में लागू की गई थी। कुल मिलाकर यह है कि इस पद्धति के भी बहुत सारे लाभ थे तो बहुत सारे दोष भी थे। रैयत का मतलब किसान होता है, यानी कि रैयतवाड़ी में जो
किसानों को सर्वे सर्वा बनाया गया था, उधर स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों या ठेकेदारों को सर्वे सर्वा बनाया गया था। अब नेक्स्ट पद्धति थी महलवाड़ी पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत समस्त गांव या महल का भूमिकर एक साथ निर्धारित कर दिया जाता था। महल का अभिप्राय गांव का समूह या जागीर से था और उस महल के समस्त किसान एक साथ भूमिकर चुकाने के लिए उत्तरदायी माने जाते थे तथा उस महल की समस्त भूमि पर वहां के किसानों का सामूहिक स्वामित्व माना जाता है। महलवाड़ी पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम गांव या महल की भूमि की नाप की जाती थी और उसके बाद उस भूमि का कृषि भूमि और बंजर भूमि में वर्गीकरण कर दिया जाता था तथा बंजर भूमि को छोड़कर जोती गई भूमि का भूमिकर निर्धारित कर दिया जाता था। उसके बाद उस गांव या महल के प्रमुख किसानों की एक समिति बना दी जाती थी जो अपने गांव का भूमिकर वसूल करके सरकार के पास जमा करा देते थे। महलवाड़ी पद्धति के अंतर्गत भूमिकर की दर भूभाग का 2/3 भाग निर्धारित किया जाता था जो उपज का लगभग 50% होता था। कुल इनकम में से लागत को निकालकर शेष को भू भाटक कहते थे, जिसे 100 - 25 = 75 × 2/3 यानी कि 50% भू भाटक होता था। सर्वप्रथम यह व्यवस्था आगरा व अवध के कुछ क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। होल्ट मैकेंजी ने 1819 में महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव दिया तथा इसने पश्चिमोत्तर प्रांत में ये व्यवस्था लागू की। नोट: 1933 उत्तर पश्चिमी प्रांत में, जिसे चेंज करके संयुक्त प्रांत यूपी कर दिया गया। महलवाड़ी पद्धति उत्तर पश्चिमी प्रांत 1834, पंजाब 1858 और मध्य प्रांत 1867। मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम महलवाड़ी पद्धति 1834 में विलियम बेंटिंग के काल में मार्टिन बर्ट के द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू की और मार्टिन बर्ट को उत्तर भारत में लगान बंदोबस्त का जनक माना जाता है। 1840 में जेम्स थॉमसन ने महलवाड़ी व्यवस्था को उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू किया। इसे थॉमसोनियन बंदोबस्त कहते हैं। अंग्रेजों के अधिकार में भारत में जो प्रदेश थे उसके 30% भाग में महलवाड़ी पद्धति लागू की गई। महलवाड़ी पद्धति को तीनों प्रांतों में अलग अलग नाम से भी पुकारते थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध में तालुकेदारी, प्रांत मध्य प्रदेश में मालगुजारी और पंजाब में ग्रामीण बंदोबस्त। सर्वप्रथम लागू किया होल्ट मैकेंजी ने। शुरुआत पंजाब में की गई थी 1819 से 1822 ईस्वी। दोष: महलवाड़ी पद्धति के अंतर्गत भी लगान की दर बहुत अधिक थी, इसलिए महलवाड़ी पद्धति के अंतर्गत भी किसानों की आर्थिक दशा उतनी ही खराब थी जितनी कि रैयतबाड़ी के अंतर्गत। अब रैयतबाड़ी भारत में किस किस जगह लागू हुई थी तो ये देखिए आप। अवध यूपी में हुई थी, आगरा में हुई थी, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में हुई थी और पंजाब में हुई थी। तो इस प्रकार अब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इनका कि भाई जो स्थायी बंदोबस्त था वो तो ये ठेकेदारों के द्वारा दिया जाता था, ठीक है, ठेकेदारी पद्धति से होता था। रैयत का मतलब होता था किसान, यानी कि रैयत जो थे वो किसान होते थे। और महलवाड़ी का मतलब होता था गांव, यानी कि पूरा गांव मिलकर भूमिकर अंग्रेजों को देता था, तो वो महलवाड़ी पद्धति कहलाती थी। ठीक है। इसी प्रकार से जो स्थायी बंदोबस्त है वो कार्नवालिस ने लागू किया था। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो ने लागू की थी और महलवाड़ी लॉर्ड हेस्टिंग्स या के समय लागू की गई थी।